नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। क्या बाहुबलियों का राजनीतिक वनवास समाप्त होगा? आज हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों का जहां से या तो ये बाहुबली खुद लड़ाई में है या उनकी पत्नियां मैदान में उतर चुकी हैं। तो क्या इस चुनाव के नतीजे उन राजनीतिक के बाहुबलियों का वनवास समाप्त करेगा या परिणाम कुछ और सामने आएगा? आज हम इसी विषयों पे चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं उन बाहुबलियों के बारे में, कौन कौन है वो बाहुबली। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आज दर्शकों को आप बताएं कि वो कौन कौन से बाहुबली हैं जिनके राजनीतिक वनवास समाप्त होने वाले हैं। देखिए अजय जी, आज हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि बिहार के वे बाहुबली जो या तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनके राजनीतिक वनवास समाप्त होगा भी या नहीं होगा, वहाँ का चुनावी समीकरण क्या है। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक वनवास है, क्योंकि वो पहले कभी सांसद थे, कभी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वो जीते भी थे इसमें से कई, और अभी कहीं नहीं है, न जीते हैं। बरसों बरस से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका राजनीति में समझिए एक तरह से वनवास हो गया था। तो क्या इस चुनाव में उनका राजनीतिक वनवास समाप्त होगा? ऐसे कौन कौन लोग हैं? तो हम चर्चा करेंगे आनंद मोहन की, जिनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। हम चर्चा करेंगे मुन्ना शुक्ला की, जो वैशाली से खुद चुनावी मैदान में है। हम चर्चा करेंगे हिना साहब का, जो सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति मोहम्मद साहबुद्दीन कभी सिवान से लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। पिछला 3 चुनाव वे हार चुकी हैं। राजनीतिक रूप से वे वनवास की स्थिति में हैं। हम चर्चा करेंगे पप्पू यादव का, जो पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरे थे, उनके यहाँ चुनाव हो गया है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है और क्या लग रहा है। हम चर्चा करेंगे अशोक महतो की, जो 17 वर्षों के बाद जेल से बाहर आने के बाद चुनाव लड़ने के लिए शादी किया और उनकी पत्नी अनीता देवी मुंगेर से चुनावी मैदान में है, ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। तो हम चर्चा आज इन बाहुबलियों की करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यहाँ राजनीतिक समीकरण क्या है। तो चलिए चर्चा हम शुरुआत करते हैं, पहले शिवहर से ही कर लेते हैं, जहाँ आनंद मोहन चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को लेकर उतरे हुए। जेल से वापस आने के बाद आनंद मोहन काफी सक्रिय है राजनीति में। आरजेडी के साथ उनका क्या मामला रहा वो पूरा दुनिया जानती है। उसके बाद जदयू से उनको टिकट मिला हुआ है, रमा देवी का टिकट से बेटिकट करके लवली आनंद को वहां से जनता दल यू ने टिकट दिया है। तो अब वहां से जब टिकट मिला है और रितु जायसवाल वहां से चुनावी मैदान में है, जो अपने आप को राजद की शेरनी भी उनको लोग बताते हैं। वो खुद भी कहती हैं कि किसी भी कीमत पर बिहार के महिलाओं को हक दिलाने के लिए, बिहार के नौजवानों को हक दिलाने के लिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए वो आगे बढ़ेंगी। तो वो हुंकार भर रही हैं और बड़ी मजबूती से वो लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन शिवहर का जो सामाजिक समीकरण है, जो शिवहर में लंबे समय से चलते आ रहा है, उसमें एनडीए के वोटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वैश्य समुदाय का अच्छा खासा वोट है वहाँ पे, राजपूत का भी अच्छा खासा वोट है वहाँ पे, मुस्लिम समुदाय का भी वोट है वहाँ से, कई बार वहाँ से सांसद भी रहे हैं, अनवारुल हक वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले बार आरजेडी ने वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारा था। तो कहीं न कहीं इधर भी नाराजगी है, कहीं न कहीं उधर भी नाराजगी है। लेकिन नाराजगी के बीच भी जब वोट देने की बारी आती है तो फिर अंत में मतदाताओं को ये फैसला करना ही पड़ता है कि उन्हें जाना किधर है। वैसे वहां से AIMIM ने एक राजपूत कैंडिडेट को ही उतारा है, जो पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र हैं। तो AIMIM के इस दाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोट और राजपूत वोट उन पे चढ़ेगा? क्या इससे लवली आनंद का समीकरण गड़बड़ होगा? या मतदाता सब कुछ समझता है, समझ रहा है, दोनों पक्ष के मतदाता सब कुछ मामला समझ रहा है, अपना वोट बर्बाद ना करें। हाँ, और दोनों
पक्ष के मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये तो तय है कि लड़ाई दो ही बिंदुओं पर हो रही है, एक मोदी के पक्ष में और दूसरा मोदी के विरोध में। तो मोदी के पक्ष वाले लोग मोदी के तरफ गोलबंद होते हैं और मोदी के विरोध वाले मोदी के विरोध में गोलबंद होते हैं, जो प्रत्याशी जीतते दिखता है। तो वहां पे लड़ाई यही है, और इस लड़ाई के बीच जिससे बात कीजिएगा, जिस पक्ष के मतदाताओं से, तो वो लगेगा कि वही वहां से चुनाव जीत रहा है। इसका मतलब ये है कि शिवहर में कांटे की लड़ाई है, और लड़ाई का रुख जो है, मोड़ कहीं भी जा सकता है। अब मोदी का मैजिक वहां चला शिवहर में जो मामला है, तो फिर आप लवली आनंद की नैया पार हो जाएगी, क्योंकि तमाम कयासों के बावजूद एक वोटर चुप्पा वोटर है जी। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो वोट करता है। तो चुप्पा वोटर कभी आरजेडी को वोट करता था, अब चुप्पा वोटर जो है वो किसको वोट कर रहा है? क्या वो नीतीश कुमार के साथ वो है? क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है? लाभार्थी वर्ग जो तैयार हुआ है, क्या उसमें वो चुप्पा वोटर अपना योगदान देगा? तो ये सारा मामला वहीं पे जाके टिकता है। वैसे लड़ाई शिवहर में है, और राजनीतिक वनवास आनंद मोहन का समाप्त होगा या नहीं, इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, चाहे मामला लड़ाई कितना भी टसल में हो या एक तरफा हो, इंतजार तो आपको 4 जून तक करना पड़ेगा। तो शिवहर की लड़ाई यही है। वहां पे और भी एक योगी भी मैदान में उतरे हैं, लेकिन ये सब चुनाव के पहले होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, 2 दिन पहले से पूरा मामला गोलबंद हो जाता है दो पक्षों में। ये मैंने बहुत पहले से देखा है। पहले आप जब चुनाव होगा तो देखिएगा कि 150 प्रत्याशी है वहां से, इस पक्ष से भी उस पक्ष से भी, जाते जाते वो 2-4 में बदल जाते हैं। चुनाव के दिन होते होते मामला साफ हो जाता है, 2 पक्षीय हो जाता है। तो शिवहर में आमने सामने की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आइए वैशाली में मुन्ना शुक्ला को मौका मिला है। तो मुन्ना शुक्ला और वहां वीणा देवी जो वहां की निवर्तमान सांसद है, उनमें सीधा मुकाबला है। लोक जनशक्ति पार्टी। मुन्ना शुक्ला का ट्रैक पिछले कई वर्षों से गड़बड़ा गया है जी। वो अभी न विधायक हैं और न अभी वो सांसद है। मुन्ना शुक्ला का एक समय में लालगंज इलाके में, मुजफ्फरपुर और वैशाली इलाके में तूती बोलती थी। 14 का वो चुनाव जनता दल यू के टिकट पर लड़े भी थे, अच्छा खासा वोट भी लाए थे। लेकिन अभी जो है वो दोनों के बीच में कांटे की मुकाबला है। वीणा देवी भी पूरी तरह से तैयार हैं, और वैशाली में मुन्ना शुक्ला भी अपने स्वजातीय वोटों को गोलबंद कर, राजद के आधार वोटों को अपने पक्ष में कर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो अब मुन्ना शुक्ला की राजनीतिक वैतरणी जो है वो कैसे पार होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब चुनाव वहां पे होगा। तीसरा, हिना साहब इस बार बेटिकट है, निर्दलीय चुनावी मैदान में है, और मुझे जो लगता है उनका निर्दलीय होना उनके लिए इस बार फायदा पहुंचा रहा है। बिल्कुल। हिना साहब को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। तो 3 बार वो चुनाव हार चुकी हैं, 9 में भी हारी, 14 में भी हारी, 19 में भी हारी। अब 24 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, और उन्हें मुस्लिम वर्ग का तो समर्थन प्राप्त है ही, इसके अलावे उनको हर वर्ग में वोटर मिल रहे हैं जो उनके सपोर्टर हैं। जैसे वो रेनुआ गांव में जा रहे हैं, रेनुआ गांव माना जाता है राजपूतों का गांव है, पकवलिया में उनको समर्थन मिल रहा है। वो दरौदा का वो ये है, दरौदा के पूर्व प्रमुख विनय सिंह भी उनके पक्ष में है। तो वे इस बार अलग मूड में, अलग दिशा में हिना साहब चुनाव अभियान को अपना ले जा रही हैं, तो उनके पक्ष में लोग गोलबंद हो रहे हैं। तो विजय लक्ष्मी वहां से जो जनता दल यू की प्रत्याशी हैं, उनमें और उनमें सीधा मुकाबला दिख रहा है। और बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन वो अब पिछड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो मुझे लग रहा है। तो लड़ाई कैसी होगी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 25 तारीख को वहां पे चुनाव है। तो 25 तारीख आते आते मामला कहां से कहां तक जाएगा, ये अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन हिना साहब का राजनीतिक वनवास यदि समाप्त होना होगा तो 2024 में उनका राजनीतिक वनवास समाप्त हो जाएगा। ये चुनाव उनके लिए जितना भी जरूरी है। ये नहीं चुनाव जीतेंगी तो ये उनके अस्तित्व की भी लड़ाई है। 3 बार चुनाव हार चुकी हैं, नहीं जीतेंगी तो चौथी बार लगातार हार जाएंगी, तो कौन पार्टी उनको फिर आगे कोई तवज्जो देगा। तो इसलिए वो पूरी मुस्तैदी से इस बार लगी हुई हैं और उनका फोकस पूरी तरह से सिवान पे भी है। वो न मोदी को के खिलाफ बोल रही हैं, न लालू के खिलाफ बोल रही हैं, न नीतीश के खिलाफ बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे सिवान के लिए काम करना है, सिवान की सेवा में। तो एक वो है। अब जो सबसे रोमांचक मुकाबला अभी है वो है मुंगेर, जहां अशोक महतो चुनावी मैदान में है। अभी तक वे कोई सांसद का चुनाव वो जीते नहीं है, वो तो जेल में बंद थे। लेकिन जेल से निकलने के बाद उनके मन में सांसद बनने का ख्वाब आया, उन्होंने सपना सजाया कि मैं सांसद बनूंगा। तो वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नवादा से उनको टिकट नहीं मिला। मुंगेर से लालू प्रसाद यादव ने इस शर्त पे उनको टिकट दिया कि यदि शादी करोगे तो पत्नी को टिकट मिल पाएगा, क्योंकि उनमें अभी कई कानूनी अड़चन थे। 17 साल बाद वो जेल से बाहर आए थे, कई संगीन आरोप उन पर है। डॉन कहा जाता है, मामला न्यायालय में है उनका, डॉन कहा जाता है। और इसलिए जब वो चुनावी मैदान में आए, वो कुर्मी जाति से आते हैं जो नीतीश कुमार के वर्ग हैं, तो इसलिए वहां पे अब लड़ाई अलग दिशा में जा रही है। और ऐसा लगने लगा था कि अशोक महतो कहीं भारी न पड़ जाए ललन सिंह पर, जातीय गोलबंदी और ये होने लगा। तो अनंत सिंह भी अब जेल से बाहर आ गए। हालांकि कहा जा रहा है कि उनको जो पेरोल मिला है वो जमीन के बंटवारे के लिए मिला है, लेकिन जब नेता बाहर आएगा तो केवल जमीन का बंटवारा करते रह जाएंगे, चुनाव के समय, वो भी चुनाव के समय, ये तो संभव है नहीं। तो मामला तो सब लोग समझ ही रहे लोग। और अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं तब से मुंगेर का और अनंत सिंह आने के बाद बोले हैं कि 5 लाख ज्यादा वोटों से ललन सिंह जीतेंगे। तो अनंत सिंह ने चुनावी फिजा को बदला है, हवा का रुख जो है वो पलटा है। तो अब अनंत सिंह के आने से 2 फायदे भी हैं और उसके कहीं नुकसान भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जैसे अगले पिछड़े की लड़ाई हो जाए। तो नीतीश कुमार को यहाँ फैक्टर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार से सटा हुआ इलाका भी है, तो इसलिए नीतीश कुमार को उन पिछड़ों, अति पिछड़ों के वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाते हुए ललन सिंह के पक्ष में वो दिलवाना पड़ेगा। और अनंत सिंह और ललन सिंह जब मिलेंगे तो फिर लड़ाई मोड़ पे आएगी। तब ये देखना पड़ेगा कि अशोक महतो जो 17 वर्ष से जेल में वनवास काट रहे थे, उनको राजनीति में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, ये मामला है। क्योंकि उनकी पत्नी अनीता देवी जो है वो चुनावी मैदान में हैं। अब आइए पूर्णिया में पप्पू यादव चुनावी मैदान में है, राजनीतिक वनवास वो काट रहे हैं। जन समस्याओं पर सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं, ये भी कोई छिपा नहीं हुआ है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। जहाँ जन सरोकार का मुद्दा होता है वहाँ पप्पू यादव कूद भी जाते हैं। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि न उनके लिए इंडिया में जगह बन पाता है, न एनडीए में जगह बन पाता है। ज्यादा मुखर होना और ज्यादा ये होना भी पप्पू यादव के लिए कई बार घातक हो जाता है। और यही कारण है कि अभी वो पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि वो मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं, उन्हीं से लड़ाई है। तो अब ये देखना है कि पूर्णिया के लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है, पप्पू यादव की राजनीतिक वनवास समाप्त की है या पप्पू यादव को अभी और वनवास भुगतना पड़ेगा। ये आने वाले समय में 4 जून को पता चलेगा। अभी हम 5 बाहुबलियों के राजनीतिक वनवास की चर्चा कर रहे थे कि इस चुनाव के बाद उनका राजनीति वनवास समाप्त होता है या फिर वो मझधार में डूबे रहते हैं। तो आप ये नतीजे चुनाव के बाद ही पता चलेंगे, तो आप इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।